क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, सो आई वेलकम यू टू पीवाईक्यू डिस्कशन ऑफ अनदर चैप्टर। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर रहे हैं। हमने बहुत टाइम से ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बेटा तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपने चैप्टर्स इस सीरीज के अकॉर्डिंग शुरू करना और खत्म करना जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, इस पैटर्न पे जल्दी से जल्दी आ जाए। और प्रॉपर प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिलती है। सिर्फ पीवाईक्यू ही नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं जहां से मोर देन इनफ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी नीट 2025 के लिए। तो अपनी उसी ड्रिल को लेके जाते हुए आगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, आपको इसी चैनल पर एनसीईआरटी रिव्यू मिल जाएगा आनंद सर का, आपको इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, रिवीजन की वीडियोस मिल जाएंगी। आप चैप्टर खत्म कीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। पहले हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक थोड़ा कम आएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन कौन सा आना बहुत जरूरी है क्योंकि पीवाईक्यू से पैटर्न समझ में आता है। हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड वंस यू आर डन विद दैट, तो जो टॉपिक आपके वीक रह जाएंगे उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम इस सेम डे पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक वीडियो लाएंगे जहां पर आप उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखते हैं पिछले 30 सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, और क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब इसके अंदर वो सारे सब टॉपिक्स भी आ जाएंगे जिसमें पहले एक पैराग्राफ में आपको बता रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, चाहे आप नॉन कोडेट की बात करो या कोडेटा की बात करो, तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके पास रेस्पिरेशन के लिए। और फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास कंडक्टिंग पाथवे कौन सा है, एक्सचेंज पाथवे कौन सा है, उसके बारे में पूरी बात की हुई है, और बेसिक ब्रीदिंग से आपको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो 2022 का, इसका मतलब लास्ट 2024 में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आया था, पर 2022 में आया था। आता रहता है बेटा, मतलब पूरी ह्यूमन फिजियो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको पता है।
गुड 7 to 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर मैं पूरी कंबाइन कर लूँ ह्यूमन फिजियो तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इतना डिटेल नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है उतना आपके लिए काफी है ना। 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था उसको हम देख लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर मैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो दो में डिवाइड कर रखा है, एक को इन्होंने कंडक्टिंग पाथ बोला हुआ है, एक को इन्होंने एक्सचेंज पाथवे बोला हुआ है, जहां एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो नोज से लेकर अगर मैं शुरू करती हूँ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ क्योंकि जितना ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ोगे, जितना ज्यादा एनसीईआरटी रिवाइज करोगे उतना आपका फायदा है। यहाँ पर आप देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हम शुरू करते हैं, नेजल पैसेज है, नेजल चेंबर है, वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स लेरिंग से होता हुआ ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया पे जो ओपनिंग है एपिग्लोटिस की, जिसपे कवर है, फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लोटिस का। फिर ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड करे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, जो कि डिवाइड करे इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। फाइनली आता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहां गैसियस एक्सचेंज होगा, जो कि हमारी है एल्वियोलाई। यहाँ नॉस्ट्रल से लेकर उस एल्वियोलाई से पहले यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल तक सब आपके पास क्या होता है बेटा, कंडक्टिंग पार्ट होता है, सारा कंडक्टिंग पार्ट होता है। जहां पर एक्चुअली एक्सचेंज हो रहा है वो आपका एल्वियोलाई है, उसको रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। एक टॉपिक भी हमने रिवाइज कर लिया, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कह रहे हैं इसमें से कौन सा कंडक्टिंग पार्ट नहीं है ना, तो या उसका काम नहीं है, हाँ उसका फंक्शन नहीं है। तो अगर आप इस कंडक्टिंग पार्ट को देखोगे, एक बार आप एनसीईआरटी देखोगे तो क्योंकि वो एयर को अंदर ला रहा है ना, तो उस एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करना, उसको ह्यूमिडिफाई करना, उसको बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आना, ये सारा काम कंडक्टिंग पाथवे का होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो इट विल क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। क्या, अच्छा मैं दूसरा हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ। इट क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई करने का काम कर रहा है और साथ में एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाने का भी वो काम करता है। अब अपने क्वेश्चन देख लें बेटा, तो इट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, नहीं यही इसका काम नहीं है, ये एल्वियोलाई का काम है, ये मेन काम एल्वियोलाई का है। क्लियर करना फॉरेन पार्टिकल से उसका काम है, ह्यूमिडिफाई करना और बॉडी टेम्परेचर पे उसको एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आना, ये सारे काम है हमारे कंडक्टिंग पार्टवे के। और हमारा एक्सचेंज पार्ट जो है वो एक्चुअली सरफेस देता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आई होप इससे आपका ये टॉपिक भी यहाँ पे रिवाइज हो गया। ये फिगर हमें दे रखा है, डायग्रामेटिक व्यू हमको दे रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेबलिंग कर रखी है ABCD, आपको ऑप्शन बताना है और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आपको देना है। तो देखते हैं बेटा, ये आपके पास क्या है, ये ट्यूब आपके पास क्या है, आप जानते हो ये ट्यूब आपके पास क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। आप चाहते हो तो पहले यहाँ पर हम इससे रिलेटेड ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैं ट्रैकिया की बात करूँ तो ए को इन्होंने ट्रैकिया लिखा हुआ है, ठीक है, अपने ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच इज सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है पर वो कंप्लीट नहीं होती, वो इनकम्प्लीट होती है, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं जरा, बी को देखते हैं हम, बी हमें यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये लंग है बेटा, ये लंग की दोनों मेम्ब्रेन है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, वो हमको दिखा रखी है। तो जो बी हमारे पास है वो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन है, आपको दिखा देते हैं, आपके पास प्लूरल मेम्ब्रेन है। अब बी वाला ऑप्शन देख लो, क्या ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, जी हाँ। क्या ये रिब्स को सराउंड करती हैं, सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन किसको सराउंड करती है, लंग्स की मेम्ब्रेन है ये, रिब्स को सराउंड नहीं करती। रिब तो खुद अपने आप में केज है जिसके अंदर लंग्स बैठा है, तो अगर लंग्स रिब केज के अंदर है, लिटरली पूरे रिब्स हैं, तो रिब्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन नहीं है, लंग्स की कवरिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो जरा सी क्या कह रहा है, सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फाइनली आपके जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं। और डी में आपको बताऊं ये डॉम शेप्ड मस्कुलर आपका डायफ्राम है, तो सी अपने पास क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई हो जाएगी, और डी अपने पास क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, है ना। हम इसको और जल्दी स्पीड से डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो चल रही हूँ क्योंकि मैं इनिशियली कुछ कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर मैं सी एल्वियोलाई की बात करूँ तो इट इज अ थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एकदम सही लिखा है। डी के बारे में लिखा है इट इज लोअर एंड ऑफ लंग्स, डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बेटा ये लंग्स का लोअर पार्ट नहीं है, ये खुद डायफ्राम ही है, इसे डायफ्राम पुल नहीं कर रहा, ये डायफ्राम ही है, तो ये नहीं होगा। और आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको, ए अच्छे से बना देते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको, लंग्स आर एनक्लोज्ड इन पेरीओस्टियम, ओस्टियम वर्ड बोन से आता है, ये बोन की कवरिंग है,
पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम वर्ड कार्टिलेज के लिए आता है, ये कार्टिलेज की कवरिंग है। पेरिकार्डियम, कार्डियक हार्ट है, तो ये हार्ट की कवरिंग है। और लंग्स की जो कवरिंग है उन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। ये 1996 में आया था, ये 2013 में आया था। मतलब जो सबसे पहला टॉपिक है उससे तो बस 2022 में क्वेश्चन आया, उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन बहुत पहले देखने को मिलते थे। क्योंकि इसके बाद हम शुरू हो जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि आपका दूसरा टॉपिक है, जिससे आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन ही 2024 में आया था। मतलब ये तो हॉटस्पॉट हो गया हमारे लिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ये हमें अच्छे से आना भी चाहिए, जिसमें सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और पूरा मैकेनिज्म इस टॉपिक के अंदर आ जाता है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेटा? कैपेसिटी मतलब क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है आपके पास एक्सपायर करने की। नॉर्मल कितनी वॉल्यूम आप नॉर्मल एक्सपिरेशन में एक्सपायर कर दोगे? टाइडल वॉल्यूम। और अगर मैं फोर्सफुल लगा दूं तो जो हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रखी हुई है वो। तो कैपेसिटी कितनी है मेरे पास? कैपेसिटी ये है कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर एक्सपायर कर दी जा सकती है। पूरी कैपेसिटी की बात करो तो इसमें थोड़ा सा फोर्स लगेगा, इसकी बात नहीं करोगे तो नॉर्मल की बात करोगे तो टाइडल वॉल्यूम है। तो देखो जरा इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि 2। मैं इसको 2 से मैच कर सकती हूँ, हाँ या ना? तो ए का मेरे पास क्या आ रहा है? 2, जो कि 2 ऑप्शन में आ रहा है। फिर कह रहे हैं फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। रेसिजुअल मतलब बची हुई। देखो एक तो होती है रेसिजुअल वॉल्यूम, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो चाहे पर लंग में हमेशा रहेगी, तो वो रेसिड्यू तो रहेगा ही। लेकिन इन्होंने क्या बोला? फंक्शनल रेसिड्यू, मतलब नॉर्मल फंक्शन अगर मैं करूं, नॉर्मल सिर्फ टाइडल वॉल्यूम का हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो कितना रेसिड्यू बच गया, वो होती है फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। तो इसके अंदर मुझे पता है कि टाइडल वॉल्यूम तो निकल गई, अंदर क्या बच जाएगी? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्सपायर करने के लिए रिजर्व करके रखी हुई है, और एक होती है रेसिजुअल वॉल्यूम जो किसी भी इंस्पिरेशन में यूज नहीं होती, वो पड़ी है लंग्स में, वो हमेशा रहेगी। ये दोनों मिलकर फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी बनाते हैं। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिजुअल वॉल्यूम यानी कि 4, बी का हो जाएगा 4। यहाँ पे आंसर तो आ गया। फिर आ रही है वाइटल कैपेसिटी की। जो मेरा ये वाइटल ऑर्गन है, मेरा जो लंग है पूरा, अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सब ले लूं, मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दूं, उसके बाद मैं कितना इनहेलेशन मैक्सिमम कर सकती हूँ, वो मेरी वाइटल कैपेसिटी है। तो इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी। नॉर्मल वाला टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपायर करने के लिए जो रिजर्व करके रखा हुआ है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी, और इंस्पायर करने के लिए कितनी जगह है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी। तीनों चीजें ही यहाँ पर आ जाएंगी। तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों चीजें आ गई, देखो 1। और एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है इंस्पायर करने की? देखो एक बार मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन करूंगी तो टाइडल वॉल्यूम अंदर ले लेंगे, और उससे ज्यादा अगर आप पूछेंगे तो इंस्पायरेटरी के लिए एक वॉल्यूम रिजर्व करके रखी हुई है, जो कि 2500 से 3000 होती है, तो वो भी है हमारे पास। और ये दोनों चीजें आ जाएंगी, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 3। देखो आंसर बहुत पहले आ चुका था, तो इतना डिटेल मैंने आपके लिए किया है ताकि जितना हो सके आप इन चीजों को रिवाइज करें, और जब 2025 में पूछा जाए तो मेरे बच्चों को ये आता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में पूछा गया था, तो लगातार पिछले 2 साल से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। वाइटल कैपेसिटी, देखो बेटा हर चीज की ना ट्रिक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको ट्रिक बता रही हूँ। लंग मेरा वाइटल ऑर्गन है, वो मेरा वाइटल ऑर्गन अगर अपनी पूरी जान लगा दे, जितना इंस्पायर करना है, जितना एक्सपायर करना है, मतलब फोर्सफुल उसने सारा एक्सपिरेशन कर दिया जितना वो कर सकता था, अब वो कितना इनहेल कर लेगा, वो उस वाइटल ऑर्गन की कैपेसिटी है। तो आप देखो ना, मैं हमेशा बच्चों को ऐसे सिखाती हूँ, ऐसे बनाया करो लंग्स को, और सोचा करो कि इस लंग्स के अंदर इतनी वॉल्यूम तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। मतलब ये तो रेसिजुअल वॉल्यूम है, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किसी भी चीज में, ये तो बैठी है। मैं इस चीज को क्या बोल रही हूँ? ये मेरा लंग्स है, ये मेरे लंग्स नॉर्मली जो अपने पास रख रहे हैं वो है। ठीक है, तो रेसिजुअल वॉल्यूम तो है जिसको कोई छेड़ ही नहीं सकता, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, वो तो उस पर तो ढक्कन है। चलो इसको और बेटर वे में मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि इसको ना ऐसे सोचा करो कि ये क्लोज्ड है, कोई एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कुछ करने की कोशिश कर लो, इसको तो ये तो मतलब वो अनटचेबल वाली चीज है जिसको टच नहीं करना, जो लंग्स में रहेगी हमेशा रेसिजुअल वॉल्यूम में। बाकी के साथ आप देख सकते हो क्या करना है। फिर एक सेकंड लेवल बनाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक सेकंड लेवल बनाते हैं। यहाँ पर एक सेकंड लेवल बनाते हैं, एक और डब्बे में थोड़ी सी और वॉल्यूम हम स्टोर करके रखेंगे। ये वाली वॉल्यूम हमारी स्पेशल वॉल्यूम है, हमारा मन करेगा तो हम इसको यूज करेंगे, मन नहीं करेगा तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऑलरेडी लंग में है ना, ऑलरेडी लंग में है। तो ये मेरे पास क्या होता है, जब मन करेगा इसको निकालने का तो निकाल लेंगे, नहीं तो लंग में रखी हुई है, जब मन करेगा लंग से बाहर निकालने का तो निकालेंगे, वरना लंग्स में ये एयर है। तो ये मैंने किसके लिए रिजर्व करके रखी हुई है? एक्सपिरेशन करने के लिए, कि एक दिन कभी फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब करूंगी तब इसको रिमूव करेंगे। तो ये एक्सपायर करने के लिए रिजर्व करके रखी हुई वॉल्यूम है। और ये दोनों चीजें मैं आपको बोल दूं, ये लंग्स में है ना, मोर और लेस ये दोनों चीजें लंग्स में है।
एक्सपायर करने के लिए आपने रिजर्व करके रखी हुई है कि कोई धक्के से फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेगा तब निकालेंगे, और एक रेसिजुअल वॉल्यूम है जिसको तो कोई छेड़ता ही नहीं, ये तो अनटचेबल है, ये तो आप कोई फोर्सफुल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर लो, ये अनटचेबल है, इसको आपने छेड़ना ही नहीं है। तो ये मेरे लंग का काम है। अब थोड़ी सी वॉल्यूम मेरे लंग्स में मैंने ऐसे रखी हुई है जिसका आदान प्रदान में यूज होगा, ये तो कभी कभी यूज होगी, ये मैंने इस तरीके से ना अटैची में बंद करके रखी हुई है, पर ये तो बेटा कभी कभी यूज होगी ना। हाँ, वो पता नहीं कहाँ से आ गया था, तो ये तो कभी कभी यूज होगी ना, लेकिन कोई तो एक ऐसी वॉल्यूम होनी चाहिए जो नॉर्मल, जो दिन रात हमारी ये श्वास चल रहे हैं, सांस चल रही है, कोई तो एक ऐसी वॉल्यूम होनी चाहिए जो दिन रात में यूज कर सकूं, तो वो हमारी वॉल्यूम होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, जो मैं ऐसे व्हाइट कलर की बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है, इसको खुली छूट दी हुई है कि भाई ठीक है, अगर कोई बोले तो आप नॉर्मल जो श्वास अंदर लेने हैं बाहर निकालने हैं उसमें आप इस वाली को यूज कर सकते हो, 500 ml दे रखे हैं कि कर लो यूज। और थोड़ा सा आपके लंग्स ने एक्स्ट्रा स्पेस रखा हुआ है कि किसी दिन बाहर से कोई वॉल्यूम आनी हो, बाहर से कोई बहुत ज्यादा एयर अंदर लेने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए जगह रिजर्व करके रखो। यहाँ एयर नहीं है, जगह मैंने रिजर्व करके रखी हुई है, मेरी कैपेसिटी है कि इतनी अगर आपने इनहेल करी एयर तो यहाँ आ सकती है, ये आने के लिए तैयार है, ये इंस्पायर करने के लिए हमने जगह रिजर्व करके रखी हुई है कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन करेंगे तो इसको फिल कर लेंगे, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ये है सारी चीजें। वाइटल ऑर्गन हमारा लंग्स है जिसमें इसको तो वो छेड़ नहीं सकता, तो बची हुई सारी चीजों को वो जब चाहे तब यूज करेगा। इसको वो नॉर्मली यूज करता है टाइडल वॉल्यूम, अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करता है तो इसको भरता है, अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन करता है तो यहां से बाहर निकालता है। तो टीवी क्या हो गया, नॉर्मल है ना। ये आईआरवीबी क्या है, फोर्स, ये ईआरवीबी क्या है, फोर्स, कि अच्छा मैं फोर्स कर कर कुछ एक्सपायर करूंगी तो इसको एक्सपायर करूंगी, मैं फोर्स कर कर कुछ इनहेल करूंगी तो इतनी एयर इनहेल कर सकती हूँ। जो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ वो टीवी है, जिसको कभी नहीं छेड़ना, वो आरवी में हमेशा भर के रखा हुआ है। तो अगर मेरा वाइटल लंग अपनी पूरी कैपेसिटी यूज करेगा, एकदम फोर्सफुल वो एक्सपायरेशन करके इस तक को निकाल चुका है, अब वो कितनी एयर इन्वॉल्व कर सकता है, सारे फोर्स अगर वो यूज कर ले तो ये तीनों के बराबर, आईआरवी, टीवी और ईआरवी के बराबर। आरवी को हम नहीं छेड़ेंगे, है ना। तो जहां मुझे आरवी दिख रहा है मैं उसको हटा दूं, जहां मुझे आरवी दिख रहा है मैं उसको हटा दूं, नहीं लेना ना आरवी। वैसे चलो इन्होंने यहाँ पे तो आरवी को खैर माइनस किया हुआ है ना, बट स्टिल कुछ भी हमको इन तीनों में से माइनस नहीं करना, मुझे ये तीनों एकदम बराबर चाहिए, विच इज आईआरवी, ईआरवी एंड टीवी। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ए। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन आपके पास है, आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान प्रेशर लंग्स का करना है कम, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर करना है कम, बाहर का प्रेशर होना चाहिए ज्यादा ताकि एयर आए अंदर। अंदर का प्रेशर अगर आपको करना है कम तो अंदर की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। अंदर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मुझे स्पेस बढ़ाना है, स्पेस बढ़ाने के लिए मेरे डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मेरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मैं इंस्पिरेशन करना चाहती हूँ, अंदर प्रेशर कम चाहती हूँ, मतलब अंदर वॉल्यूम ज्यादा चाहती हूँ, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं डिक्रीज करना चाहती हूँ, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो एयर हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर आएगी। तो इसके अंदर तो 1 और 2 ही करेक्ट हो जाएगा, आंसर होगा ए। और दोनों चीजों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, आंसर होगा ए। 2020 में आया था, 2020, 23, 24 तो आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। 2019 में भी आया था, मतलब 19-20 में आया, फिर 21-22 में नहीं आया, फिर 23-24 में आया। तो शायद अगर इस ट्रेंड को हम देखें तो 25 में नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जरा, अच्छा टाइडल वॉल्यूम कितना है जी, याद रखना है आपको, 500 ml। एक्सपायर करने के लिए जो आपने रिजर्व करके रखा हुआ है इज 1000 से 1100, ठीक है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट डेटा आपको दे रही हूँ, कभी एक्सपायर करेंगे फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, तो जो रिजर्व करके रखा हुआ है इज 1000 to 1100 ml, ठीक है। अच्छा इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, टाइडल वॉल्यूम भी दे रखा है, पर चलो हमें पता होना चाहिए, हमें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ना पड़े, हमें पता होना चाहिए कि 500 ml है और 1000 ml है। व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायर करने की कैपेसिटी कितनी है। नॉर्मली कितना एक्सपायर करता है टीवी, लेकिन अगर कैपेसिटी पूछोगे तो उसने नीचे ईआरवी छुपा के रखी हुई है, उसको फोर्स करोगे तो वो उसको भी बाहर निकाल सकता है, तो ये उसकी पूरी कैपेसिटी है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हम किसको कहते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं, टीवी और ईआरवी। और हमें ये भी बता रखा है कि रेसिजुअल वॉल्यूम कितनी है, 1200। रेसिजुअल वॉल्यूम का कुछ लेना देना है नहीं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में, बस ये दोनों चीजें चाहिए। ये 500 बता रखी है, ये 1000 बता रखी है, तो सम करके कितना हो जाएगा हमारे पास 1500, और आंसर क्या आ जाएगा, बी। सीधी सी बात है बेटा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ओडिशा 2019 का क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है।
एक्सपीरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो चाहे एक्सपीरेशन है चाहे इंस्पिरेशन है, जो नॉर्मल इन्वॉल्व होती है ना वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही इन्वॉल्व होती हैं। तो ये तो ठीक है, ठीक है। मतलब हमें पता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन होता है। फिर कह रहे हैं इंट्रापल्मोनरी लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब इंस्पिरेशन होता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, नहीं ऐसा नहीं होगा, बाहर का प्रेशर अगर लेस है तो एयर कभी अंदर नहीं आ पाएगी, इंस्पिरेशन हो नहीं पाएगा। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बेटा कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, इनहेलेशन होगा। एक्सपिरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता डायफ्राम का, रिलैक्सेशन होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये तो गलत है, पर ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब आई गेस यहाँ पर शायद क्वेश्चन लिखते टाइम कुछ ऊपर नीचे हुआ है, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस, है ना, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। हाँ मुझे मोस्ट करेक्ट बताना है तो मैं बोलूंगी अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है। यहाँ इन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बता नहीं रखा कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन या सिर्फ इसकी वजह से नहीं होता, मुझे पता डायफ्राम भी है, तो अपने आप में थोड़ी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लग रही है। पर चाहे एक्सपिरेशन हो चाहे इंस्पिरेशन हो, बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो चाहिए। फोर्सफुल के लिए आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स चाहिए, या तो यहाँ पे फोर्सफुल लिखना बाकी है, बट है आपको कॉन्सेप्ट पता है कि दोनों क्वेश्चन ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, और ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो मैं आंसर लिख रही हूँ बी। इसको क्रॉस चेक करके मैं वापस आपके पास भी ले आऊंगी बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक, कि हम देख लेंगे कि एक्चुअली जो है 2019 में कहीं कोई और चीज तो नहीं थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है हमारे पास, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। टाइडल वॉल्यूम हमें पता है 500 से 550, वैसे तो 500 ही होनी चाहिए, तो 3 होगा, 3 होगा। ये दोनों ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। इंस्पिरेशन करने के लिए कितना रिजर्व करके रखा हुआ है, 2500 से 3000 बेटा, तो ये 1 और आंसर तो आ गया है ना, थोड़ा सा अलाइनमेंट की दिक्कत है बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक्सपायर करने के लिए कितना रिजर्व करके रखा हुआ है, तो यही 1000 से 1100 हमने रिजर्व करके रखा हुआ है, और रेसिजुअल वॉल्यूम हमारे पास कितनी होती है 1100 से 1200, तो 4 और 2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बी। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, तो काफी रेपिटेटिव क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। देखो 17 में है, 18 में है, 19 में है, 19 में है, वो ओडिशा का पेपर था, 20 में है, 17 से तो लगातार है, फिर 2 साल नहीं आया है इस टॉपिक से, बट 17 आपको दिख रहा है, 17 से पहले 16 है, नीट सेकंड पेपर 16 में भी था, तो 16 से लगातार चल रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन। देखो 17 में क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कह रहा है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करती चाहे आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर दो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन में लंग्स ने अपने अंदर कुछ सेव करके रखा हुआ था फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए, और वो थी एक्सपायर करने की रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। अब कह रहे सारी एयर निकल गई तो लंग्स तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, पर नहीं करता, क्योंकि उसको निकालने के बावजूद एक अनटचेबल एयर जो हमेशा रह जा रही है वो है आपकी रेसिजुअल वॉल्यूम, और क्योंकि कुछ एयर हमेशा है तो लंग्स कोलैप्स नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा डी। बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट सेकंड पेपर 2016 में आया था, देख लेते हैं। लंग्स कोलैप्स नहीं कर रहे, जी हाँ नहीं कर रहे, ब्रेथ्स के बीच में वो कोलैप्स नहीं करते। कुछ एयर है जो कि हमेशा लंग्स में रह जाती है, जो कि कभी एक्सपेल नहीं होती, क्योंकि वो हमारी अनटचेबल वाली एयर है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो कभी भी एक्सपेल आउट नहीं होती? बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, नेगेटिव प्रेशर से तो इंस्पिरेशन होगा। देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव प्रेशर जब भी होगा ना तो वो चीजों को अंदर की तरफ पुल करता है, तो अंदर ना एक नेगेटिव प्रेशर हमेशा है जो उतनी सी एयर को तो लंग्स की वॉल की तरफ पुल करेगा ऑल द टाइम। हम एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं जब हमें इंस्पिरेशन करना होता है, और एक्सपिरेशन के दौरान एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, तब भी वहां पे उतनी सी गैस के लिए एक नेगेटिव प्रेशर है जो कि उसको अंदर की तरफ रख रहा है इवन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। उतनी सी गैस, उतनी सी एयर हमेशा लंग्स का, गैस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गैस एक नहीं है, मल्टीपल गैसेस हैं, उतनी सी एयर हमेशा रह रही है क्योंकि लंग्स का नेगेटिव जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो उतनी सी गैस को अंदर की तरफ, उतनी सी एयर को अंदर की तरफ पुल करके रखेगा। दिस इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव होगा तो बेटा हाई प्रेशर है ना, वो बाहर भेजेगा, और बाहर मुझे भेजना नहीं है रेसिजुअल वॉल्यूम को, तो पॉजिटिव होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर हम क्रिएट करते हैं जब हमें इंस्पिरेशन करनी होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, पर वो हमें ये बता रहे हैं कि उतनी सी एयर को हमेशा लंग की वॉल की तरफ हम पुल करते हैं। और अगेन हायर नहीं होना चाहिए, हायर होगा तो एक्सपिरेशन होगा, इंस्पिरेशन नहीं होगा। तो पहले दोनों स्टेटमेंट में से जो ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास आ रही है, ज्यादा कंप्लीट स्टेटमेंट मेरे पास आ रही है, वो है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखो 2011 में क्या क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। ओके ओके, कौन सी पॉसिबिलिटी है हम लोगों के लिए जो हम कॉन्शियस एफर्ट करके कर सकते हैं। वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, मतलब क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि आज तो सिर्फ ऑक्सीजन बाहर भेजेंगे, सिर्फ CO2 बाहर भेजेंगे, ऑक्सीजन नहीं भेजेंगे, नहीं, हम एयर को ही इनहेल या एक्सहेल करते हैं बेटा, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वन कैन ब्रीथ मतलब, और ये कह रहे कॉन्शियस एफर्ट मतलब वॉलेंट्री, कंट्रोल में होनी चाहिए ये चीज आपके। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टैशियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। ये क्या है, अगर मैं नोज को बंद कर भी दूं तो आप कभी नोटिस करना, अगर आपने अपने दोस्तों में भाई बहनों में ये गेम खेला हो कि देखते हैं कौन कितनी देर सांस रोक सकता है, और जनरली लोग ऐसे हट जाते हैं, अब वो काउंटिंग चल रही है कि कितनी देर सांस रोक पा रहे हैं, है ना। और कई लोग चेकिंग करने के लिए पकड़ के नाक बंद कर देते हैं कि देखते हैं कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, नाक से कोई एयर निकल तो नहीं रही। तो अगर ज्यादा देर आप किसी का नाक बंद करोगे ना तो वो हाफता हुआ मुंह खोलेगा, ऐसे बड़ा सा मुंह खोलेगा और गैस करने की कोशिश करेगा एयर को, क्योंकि ईदर वे आपको एयर अंदर लेकर जानी है, कोई पैसेज वे बंद है तो दूसरे पैसेज वे से जाए, है ना, ये बात होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप उसको ब्रीद आउट कर दोगे किससे, यूस्टैशियन ट्यूब से, और माउथ आपका बंद है। भाई यूस्टैशियन ट्यूब की ओपनिंग माउथ है, माउथ बंद करके तो कैसे करोगे। और दूसरी बात, यूस्टैशियन ट्यूब ईयर की ओपनिंग से माउथ में आ रहा है ना, तो वो अलग पैसेज में चल रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. Try कर सकते हो, try कर सकते हो, बट मतलब बहुत लोग जो हद लेवल मेडिटेशन कर लेते हैं ना वो ऐसा ट्राई कर सकते हैं। द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग। आप कितना ही फोर्सफुल ब्रीदिंग कर दो, रेसिजुअल वॉल्यूम तो रहेगा, फुल्ली एम्प्टी कर दिया तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअली एलिमिनेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, जिसको लगे कि मैम हमें क्या पता है पॉसिबल है या नहीं है। देखो सांस इकलौती ऐसी चीज है जो अपने आप चल रही है, वरना आप मर जाओगे। आपको नहीं पता, आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप इमोशनल हो, आप पेरेंट्स से लड़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो तो चल रही है। लेकिन वही एक ऐसी चीज भी है जिसको आप चाहे तो कंट्रोल कर अपनी स्पीड से भी ला सकते हो, और उससे आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो मैं कॉन्शियसली मेरी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर सकती हूँ। लोग बहुत डिफरेंट तरीके की ब्रीदिंग मेडिटेशंस करते हैं, तो ये पॉसिबल है, पर लंग्स को एम्प्टी करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2011 का क्वेश्चन था। फिर देखो 2010 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग काफी आता है चैप्टर से, ऑफ कोर्स नोटिसेबल है। रेसिजुअल वॉल्यूम जो हमेशा रह ही जाएगी वो हमने 1100 से 1200 रखी होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग। अच्छा करेक्ट मैचिंग हमसे पूछ रहे हैं ना, तो बेटा 2500 तो नहीं है, 2500 तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ये तो करेक्ट मैचिंग नहीं है। फिर कह रहे हैं वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों चीजें आ गई, ये वाला 2500 भी आ गया जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, 500 टाइडल वॉल्यूम का भी आ गया 3000, और एक्सपिरेटरी के लिए जो आपने रखा हुआ है 1000, 4000 के लगभग आप देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी 3500 पे तो नहीं जाएगी, 3500 इज व्हाट, 3500 इज, अगर मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 होती है तो वो 3000 मान लूं और 500 टाइडल वॉल्यूम मान लूं, तो ये IRV और TV हो जाएगी, तो ये भी गलत है क्योंकि मुझे उसके साथ ERV भी लेनी है, और जो ERV है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो 1000 से 1100 होती है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 होती है टेक्निकली, और इंस्पायर करने की कैपेसिटी मेरे पास कितनी है, तो उसमें अच्छा सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो 2500 से 3000 है, सॉरी लिख देती हूँ, चलो मैं, ये तो 2500 से 3000 है। वाइटल कैपेसिटी में IRV, ERV और TV। रेसिजुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, ये होता है 1000 से 1100, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम आपके पास होता है 500, और ये सब ml में हम बात कर रहे हैं, ओके। तो अब ये तो 2500 होगा नहीं, इनमें आप तीनों चीजें अगर ऐड करोगे तो यहाँ का 2500 ले लो, यहाँ का 500 ले लो, 3000 और यहाँ पे 4000 हो गया, तो 1200 तो ये होने से रहा, तो सॉरी 3500 तो ये होने से रहा, वैसे 3500 हो भी सकता है, देखें क्या सबका मिनिमम वाला काउंट करके देखें। IRV आपके पास कितना आ रहा है, चलो 2500 ले लेते हैं, ERV कितना आ रहा है 1000 ले लेते हैं, तो 3500 हो गया, 3500 हो गया, और TV भी 500 है, तो 4000 तो जाएगा ही, 3500 में तो काम नहीं चलेगा। ये 2500 to 3000 होता है, ये 1200 ml नहीं होता। और इंस्पायर करने की कैपेसिटी में IRV और TV आता है। अगर मैं बोलूं IRV अपने 2500 ले लेते हैं और TV 500 ले लेते हैं, तो दैट बिकम्स 3000, और अगर इसको मैं 3000 ले लूं और उसको 500 ले लूं तो दैट बिकम्स 3500, तो ये भी नहीं जा रहा,
तो ये भी नहीं जा रहा। कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन हमसे? अच्छा, क्वेश्चन ही डिफरेंट है बेटा। हमसे करेक्ट मैचिंग पूछ रहे हैं दो कैपेसिटीज और वॉल्यूम की, और यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है। सो सॉरी, माय बैड, है ना। अब देख लो जरा, सेकंड में वाइटल कैपेसिटी दे रखा है, और वाइटल कैपेसिटी अपनी कितनी बन रही है, अगर मैं मतलब मिनिमम भी आपके पास यहाँ पर ले लूँ तो आप देखो 2500, 1000, दैट इज 3500, 3500 एंड 500 इज 4000, है ना। तो ये 4000 के करीब बन रही है। तो क्या आपके पास सेकंड यानी कि वाइटल कैपेसिटी 2500 बनेगी? नहीं। 3 मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 2500 से 300 होती है, 1200 ml नहीं होती, तो नहीं। 4 मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसमें अगर मैं IRV को 2500 भी मान लूं, 3000 ना मानूं, और टीवी को 500 मान लूं, तो ये 3000 के लगभग होती है। और अगर मैं 3000 और 500 मानूं तो ये 3500 के लगभग भी हो सकती है, तो ये 3500 हो सकती है। और रेसिजुअल वॉल्यूम मेरे पास 1100 से 1200 हो सकती है, तो ये एकदम ठीक मार्क्ड है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद ये 1 के लिए 4500 कह रहे हैं, तो 1 तो 1200 है, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2009 में क्वेश्चन आया था, वाइटल कैपेसिटी लंग्स की क्या है? वाइटल कैपेसिटी में तीनों चीजें आ रही हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रही है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रही है, और टीवी भी आ रही है। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों चीजें आती हैं, IRV, ERV, टीवी और रेसिजुअल वॉल्यूम। और उसमें से अगर मैं रेसिजुअल वॉल्यूम को हटा दूं तो 3 क्या बचेंगे? IRV, ERV, टीवी। वही मेरी वाइटल कैपेसिटी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। वही मेरी वाइटल कैपेसिटी होती है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं हमसे। काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। देखो, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, हम काउंटर करंट पढ़ते नहीं, तो चलो ऐसा मान लेते हैं हमको नहीं पता। फिर कह रहे हैं जो रेसिजुअल एयर लंग्स में है वो थोड़ा सा डिक्रीज करती है एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स को। हमारे पास रेसिजुअल एयर होती है, बिल्कुल होती है, उसका काम क्या है कि कोलैप्स ना होने दे लंग्स को। लंग्स में ऑल द टाइम, इवन आफ्टर फर्स्ट फुल एक्सपिरेशन, कुछ ना कुछ एयर रहे और लंग्स कोलैप्स ना करे। ये तो हम 100% जानते हैं कि ये हमारे लंग्स की रेस्पिरेशन एफिशिएंसी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में, ये एकदम इनकरेक्ट हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा जो इस ईयर में लिया गया था। आगे देखो, नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स हमें पता है बर्ड्स में होती हैं, क्या वो रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं? डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, पर कुछ हद तक बढ़ाते हैं, मान लेते हैं, ये भी आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ रखा। और इंसेक्ट्स में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, टेक्निकली नहीं करता, हम तो यहाँ पर भी ट्रैकिया पढ़ते हैं। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, ये भी बहुत हद तक करेक्ट नहीं है, ये भी बहुत हद तक करेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रैकिया से सिंपल डिफ्यूजन होता है डायरेक्टली, पर वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करता ट्रांसपोर्टेशन में। पर ये मुझे सीधा सीधा पता है कि मोस्ट इनकरेक्ट है, इसलिए मैं ये आंसर मान लेती हूँ बी। है थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, मैं इसको ये नहीं कह रही कि ये सही है, पर बेटा मैं उस ईयर के पेपर में जो आंसर दिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझा रही हूँ। लेकिन अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। जितना अवेयर हमारे बच्चे हो गए हैं, ऐसा क्वेश्चन अब आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। होगा तो उसका फैक्ट चेक होगा, या तो बोनस मिलेगा, या फिर सबको एक जस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मैं आंसर क्या मार्क कर रही हूँ? बी, क्योंकि उस एग्जाम में यही कंसिडर किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 1500 ml एयर इज इन द लंग्स इट इज कोल्ड। रेसिजुअल वॉल्यूम आपके पास कितनी होती है? रेसिजुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मैं बात करूँ तो। इंस्पिरेशन के लिए जो आपने रिजर्व करके रखी हुई है दैट इज 2500 to 3000, और वो नहीं हो सकती ऑफ कोर्स। वाइटल कैपेसिटी भी आपने देखा 4500 तक जा रही है, 1500 पे जाएगी नहीं, और टाइडल वॉल्यूम तो 500 की है, तो जो लगभग पास ऑप्शन आपको मिलेगा ना वो आपको ए ही मिलने वाला है, आंसर हो जाएगा ए। 1996 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 1995 में आया था। द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। वेंटिलेशन मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग के प्रोसेस को हम वेंटिलेशन कहते हैं। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंस्पिरेशन होती है, रिलैक्सेशन होता है तो एक्सहेलेशन होता है, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। 95 के बाद अगला क्वेश्चन 94 में आया था। हम देख रहे हैं ना, 30 साल के देख ही लेते हैं हम थोड़ा सा। मैन और मैमल में एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, आपको पूरा सीक्वेंस बताना है। ठीक है जी, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से जो आपकी कैविटी है, नेजल कैविटी, नेजल चेंबर, यहाँ लिखा हुआ है पहले लैरिंग्स, यहाँ लिखा हुआ है पहले फेरिंग्स। पहले फेरिंग्स आएगा, पहले कॉमन एरिया आएगा फॉर एयर एंड फॉर फूड, जो कि ओपन करेगा आपके साउंड बॉक्स में, दैट इज योर लैरिंग्स, है ना। तो पहले तो लैरिंग्स आने नहीं वाला, पहले कौन आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कौन आता है? लैरिंग्स, दैट इज योर साउंड बॉक्स, कार्टिलेजिनियस बॉक्स। उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया, आपकी विंड पाइप। आपका ट्रैकिया या विंड पाइप फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई इनफैक्ट, जो कि आगे जाके टूटती है इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर आता है एल्वियोलाई। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ हम एंट्री ले रहे हैं अगले टॉपिक में, दैट इज 14.3 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगला क्वेश्चन देखो, पार्शियल प्रेशर हमसे पूछ रहे हैं, पार्शियल प्रेशर हमसे पूछ रहे हैं MMOF में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई पे क्या होगा। तो ये तो हमें पता है बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 159, है ना, तो और एल्वियोलाई पे हो जाता है 104, तो ये हमको पता है। और क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिख दें यहाँ पे, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। असर्शन रीजन तो भाई 2022 में वैसे तो बहुत इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे पास, पर ये 2021 का पेपर है। अ पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और वहां पर उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होती है, ठीक है, जिसमें उसको सिम्टम्स हो रहे हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हार्ट पैल्पिटेशंस, ये सब उसको डिफिकल्टी हो रही है। रीजन कह रहे हैं क्योंकि वहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, तो बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है, उसको ये सब महसूस होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और उसको ऐसा महसूस क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये रीजन भी एकदम ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर होगा बी। अब जनरली जो असर्शन रीजन की ट्रिक रहती है कि बी होता है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर यहाँ ऑप्शन बदल दिए गए हैं, यहाँ पर इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऑप्शंस बदल दिए। तो इन्हीं चीजों का हमको ध्यान रखना होता है, सारे ऑप्शन रीड करने की आदत हमको होनी चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा? बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली ऑफ लंग्स। बेटा ये याद रखना है, अलग अलग पार्शियल प्रेशर आपको हर जगह का, जो टेबल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो बहुत बहुत ध्यान से आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यानी कि अगर मैं लंग्स की बात करती हूँ, तो एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 152 बताया हुआ है, सॉरी 159 बताया हुआ है, और वहीं अगर आप लंग्स में आ जाते हैं तो वो डेटा 109 दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं हम कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं, ठीक है, तो 159 आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मिलने वाला है। और वहीं अगर मैं लंग्स में एल्वियोलाई में बात करूं तो वहां पर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वो चीज 104 रह जाएगी। वहां से जो निकलेगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कम हो जाएगा, दैट इज 95। वहां से आपका ब्लड पहुंचेगा टिश्यूज पास, टिश्यूज के पास तो ऑक्सीजन की वैसी भारी मात्रा में कमी चल रही है, वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफी कम है, दैट इज 40। और वहां से जो निकलता है बाहर, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी टिश्यूज जैसा बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 40 रहने वाला है। ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। और वहीं मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या डेटा होगा? तो इसको आप थोड़ा सा उल्टा याद कर सकते हो कि देखो CO2 कहाँ ज्यादा है? टिश्यूज में, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन यूज कर लिया ATP बनाने के लिए और CO2 रिलीज कर दिया। तो टिश्यूज में CO2 थोड़ा सा ज्यादा है, वो 45 है। वहां से निकलने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी वो 45 है। एयर में तो मुझे पता है 0.3 होता है, जैसे यहाँ 159 है तो 0.3 होता है, लेकिन एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। कम मतलब 40 है, जहां वो ज्यादा है वहां वो 45 है, जहां वो कम है वहां वो 40 है। तो ये चीज आ रही है मेरे पास। और मुझे पूछ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में, तो मुझे पता है 104 होता है, तो कह रहे हैं ब्लड में जितना है उसके बराबर है क्या? ब्लड भी कौन सा बता नहीं रखा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड भी बता नहीं रखा, पर ऑक्सीजनेटेड ले लो या डीऑक्सीजनेटेड ले लो, दोनों से ही ज्यादा है, उसके बराबर तो नहीं है, उनसे ज्यादा जरूर है, मोर है। इज इट लेस देन दैट ऑफ ब्लड? नहीं, ब्लड आप चाहे ये वाला लो या ये वाला लो, है ना, एल्वियोलाई का ज्यादा है, कम तो नहीं है, लेस तो नहीं है, एंड लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कितना है? 40, तो उससे भी लेस तो नहीं है, उससे भी ज्यादा ही है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? बी। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखें, डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का हमको, और क्या करना है, फिगर दिया हुआ है, स्मॉल पार्ट ह्यूमन लंग का हमें दिखाया हुआ है। एक्सचेंज के लिए 3 मेम्ब्रेन्स हैं, 3 लेयर्स हैं, आपको पता है, ABCD आपको दिखा रखे और आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका एल्वियोलाई है, ये आपके पास आपकी ब्लड वेसल, आपकी एंडोथीलियम है, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई की वॉल आपको दिखा रखी है, पर इसकी कोई लेबलिंग नहीं कर रखी। जो ए आपके पास है वो एक एल्वियोलाई की कैविटी है, एल्वियोलर कैविटी है, जी हाँ। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो ये सी आपके पास है ये ब्लड की कैपिलरी है ना, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है, मतलब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ये लंग्स में से निकली हुई
कैपिलरी है, तो लंग से पल्मोनरी आर्टरी आई थी, ये उसकी कैपिलरी है। जी हाँ, ये आर्टेरियल कैपिलरी है। क्या इसका काम होता है टिश्यू को ऑक्सीजन देना? नहीं, इसका काम है फिलहाल तो लंग से ऑक्सीजन लेना। ये तो लंग्स की एल्वियोलाई दिखाई हुई है ना, तो टिश्यू कहाँ से आ गया? टिश्यू तो नहीं आएगा। डी क्या है? डी ये स्पेस आ रहा है बेटा बीच में, है ना। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है बेटा, ये इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपके पास। यहाँ कह रहे हैं डी कैपिलरी की वॉल है, नहीं, जहां पर एक्सचेंज होगा, नहीं, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और बी को ये कह रहे हैं रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का काम है CO2 को मेनली ट्रांसपोर्टेशन करना, ऐसा नहीं है, CO2 तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कम और बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ज्यादा जा रहा है, तो वो मेनली CO2 को तो ट्रांसफर आरबीसी वैसे भी नहीं करता, तो ये तो गलत हो जाएगा। और करेक्ट आंसर मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा? बी। करेक्ट आंसर मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टेक्स प्लेस बाय। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो सिंपल डिफ्यूजन है बेटा, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, पैसिव है। पैसिव में भी कौन सा है? सिंपल डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस पानी के लिए यूज होता है, तो आंसर यहाँ पर हमारे पास हो जाने वाला है डी। आंसर यहाँ पर हमारे पास हो जाने वाला है डी। 98 का क्वेश्चन है। 97 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, हम देख लेते हैं। लंग्स में the air is separated from the venous blood through। अब देखो अभी जो आपने देखा ना आर्टीरियल ब्लड आया था जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ से निकलती है पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो उस एयर को उस वीनस ब्लड से आप कैसे सेपरेट करोगे? बट कुल मिला के बेटा हमसे पूछ कैपिलरी और ब्लड के एक्सचेंज के बारे में रहे हैं, तो हम वापस उस डायग्राम पे जा सकते हैं जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी एक्सचेंज के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पर भी स्क्वैमोस एपिथेलियम है, एल्वियोलर की भी, यहाँ पर भी स्क्वैमोस एपिथेलियम है, और बीच में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं जरा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ नहीं आता बेटा, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। एल्वियोलाई की लाइनिंग स्क्वैमोस है और ब्लड का एंडोथेलियम, इनफैक्ट वो भी स्क्वैमोस होता है, पर हाँ ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं स्क्वैमोस और ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया तो मिडल लेयर होगी ना, तो पहला एक्सचेंज उसके बीच में थोड़ी होगा, राइट। और दूसरा ये वीनस ब्लड की बात करें तो मीडिया नहीं होगी, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है? बी। आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है बेटा? बी। अभी ऐसा नहीं है बेटा वेन्स के पास ट्यूनिका मीडिया होती नहीं, पर थोड़ी पतली होती है, और हम ब्लड वेसल्स की लेयर में ना जाकर हमें पता है कि एंडोथेलियम है जिसको पास करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर वी से कि आंसर क्या होगा? बी। 1990 का क्वेश्चन देखो। लंग्स में अगर मैं एल्वियोलर एपिथेलियम की बात करती हूँ तो क्या वो सिलिएटेड है या नॉन सिलिएटेड है? सिलिया आपको मिल जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कुछ टाइम तक आपको सिलिया मिल जाता है। एल्वियोलाई में सीलिया नहीं है, और वो कॉल्यूमनर नहीं है बेटा, वो स्क्वैमोस है, तो फिर से आंसर क्या हो जाने वाला है? बी। वहां कोई सीलिया नहीं है और स्क्वैमोस एपिथेलियम है, तो आंसर क्या हो जाने वाला है? बी। चलो अगला टॉपिक करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे पहले हमने 2024 से क्वेश्चन देखा है। कहाँ देखा है हमने 2024 से क्वेश्चन? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, राइट। तो वहां पे 2024 से क्वेश्चन आया था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद हमने किया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें हमने 2022 का क्वेश्चन देखा, 2024 का नहीं देखा। अब हम करें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें हमें क्वेश्चन मिला है। तो देखो 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर इस चैप्टर से आए थे और अब भी आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कौन से टॉपिक से आ जाए, पर आएंगे, आपको भी पता है बहुत रिपीट होने वाला टॉपिक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल आते हैं, तो छोड़ना मत इस टॉपिक को, ठीक है। इस चैप्टर को एनसीईआरटी भी रीड करोगे तब भी सॉल्व कर लोगे, रेपिटेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी फेवरेबल फैक्टर्स हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। बेटा अगर आप चाहते हो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़े तो आप क्या चाहोगे? ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आप चाहोगे कि ज्यादा है, बाकी सब चीजें आपको चाहिए कि कम हो, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम हो, H+ की कंसेंट्रेशन कम हो, टेम्परेचर कम हो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो, ये आपको चाहिए। तो हाई PO2 आपको चाहिए, लो PCO2 आपको चाहिए, हाई H+ नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, हाई PCO2 नहीं चाहिए, आपको लेस H+ की कंसेंट्रेशन चाहिए, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन 2022 में आया था, मतलब 23 में नहीं आया था, पर 22 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करूं तो हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 5 ml। और कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 डिलीवर करता है? 4 ml। तो ये बात आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो बेटा एनसीईआरटी एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाले टॉपिक में हम लोग हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको ये लास्ट लाइन दिखेगी, मेरी एनसीईआरटी है तो मैंने रंगीन कर रखी है थोड़ी सी। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें ना, तो 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलता है नॉर्मल कंडीशन में। कोई एथलीट, कोई एक्सरसाइज, कुछ नहीं, 5 ml जाता है। और अगर CO2 की बात करूँ तो CO2 जाता है 4 ml, ठीक है। तो ये दोनों बातें बेटा आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2022 में, उसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 5 ml। आपसे CO2 भी पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर होगा 4 ml, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2021 में आया था यहाँ से, लेकिन सेम क्वेश्चन था
फेवरेबल कंडीशन पूछ रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो मुझे लो PO2 नहीं चाहिए, मुझे लो PO2 नहीं चाहिए, PO2 तो हमको चाहिए हाई, है ना, PO2 तो हमको चाहिए हाई, और CO2 का पार्शियल प्रेशर हमको चाहिए कम, तभी तो वो बाइंड करेगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। H+ भी कम चाहिए, टेम्परेचर भी कम चाहिए, CO2 भी कम चाहिए, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा चाहिए, सिंपल। अगला क्वेश्चन 2020 में आया था, आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो क्या स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा तो बाइंड करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग, यस। हायर H+ concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin, नहीं। अगर आप ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको H+ कम चाहिए बेटा, ज्यादा नहीं। हायर H+ की कंसेंट्रेशन उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, आंसर हो जाएगा सी। हाँ, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में वो फेवरेबल है, ये बात ठीक है। देखो सेम चीज ही रिपीट हो रही है, पूछने का तरीका अलग है। 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, अगर ब्लड का pH कम हो जाए तो, pH कम यानी H+ ज्यादा, H+ ज्यादा तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाएगा, एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब H+ ज्यादा होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, H+ कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या इससे लिवर में बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होंगे, हार्ट बीट का रेट रिड्यूस होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है, हम बस इसका रिलेशन जानते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने से, H+ की चेंज होने का, है ना। 2016 ये 1 का पेपर था, ये 2014 का पेपर है AIPMT। अप्रोक्सीमेटली 70% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड एब्सॉर्ब करता है और लंग्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है, किस फॉर्म में करता है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में करता है। अगेन जैसे एक चीज ये पूछना कि फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं, एक चीज ये पूछना कि किस वे में कितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं CO2 और ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का तो देखो सिंपल है, 97% वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, सिर्फ 3% वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में जाता है प्लाज्मा में। वेरी सिंपल। अब देखना कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपको दिखेंगे। CO2 की अगर मैं बात करूं तो 70% बाइकार्बोनेट आयन, जो कि इसके लिए मैक्सिमम है, इस वे में ट्रांसपोर्टेशन करता है। 20 to 25% आप देखोगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होकर हो रहा है, और इसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी नहीं। जैसे ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है ना तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो CO2 जब जुड़ता है ना तो इसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं बेटा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब कहते हैं जब CO जुड़े, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो कार्ब अमीनो और कार्बोक्सी की बात ध्यान रखिएगा। और बचा हुआ 3% है ना, 3% तो नहीं बचेगा, आई गेस 5 to 7% बचेगा शायद। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें मैं 7 लिख देती हूँ, बचा हुआ जो 7% है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, ठीक है, डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। अब आप यहाँ पे देख लो, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि मैक्सिमम तो वही है, 70% तो वही है। अगला क्वेश्चन देखो, लार्ज प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का अनयूज्ड रह जाता है ह्यूमन ब्लड में इवन आफ्टर इफ इट्स अपटेक बाय बॉडी टिश्यू। ऐसा क्यों? ब्लड से टिश्यू ने ले लिया फिर भी थोड़ा सा क्यों रह गया? वो रिजर्व रखा जाता है बेटा कि जब बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्सरसाइजेस होंगी, हैवी एक्सरसाइज होंगी, तब यूज करेंगे वो, इसलिए उसको रिजर्व रखा जाता है। तो हाँ, ये रिजर्व की तरह काम करता है ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, है ना। क्या इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? ज्यादा मतलब ऑक्सीजन रखने से CO2 का पार्शियल प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा? क्या इसकी वजह से आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन रखना चाहते हो ब्लड में 96%? एक बात बताओ, इतना सैचुरेशन आप ब्लड में रखोगे तो CO2 कहाँ से आएगा ब्लड में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर कैसे जाएगा? हम इतना ही सैचुरेशन हर टाइम रखना चाहेंगे तो ना टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगा ना CO2 बाहर जा पाएगा, तो ये भी नहीं है। एंड इट हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल को कोई बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए, हैवी एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। आंसर क्या होगा? ए। 2011 में ऐसा थिंकिंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2011 में एक और क्वेश्चन था कि बल्क ऑफ CO2 जो बॉडी टिश्यूज में रिलीज होता है वो किस वे में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है? बाइकार्बोनेट। बल्क 70% और अभी आपने देखा 70% बाइकार्बोनेट। जो फ्री CO2 यानी डिसॉल्व्ड फॉर्म है ब्लड प्लाज्मा में वो है 7%। 70% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता है? नहीं, 20 to 25% अभी दिखाया मैंने आपको। 30% बाइकार्बोनेट है? नहीं, 70% बाइकार्बोनेट है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, पर वो बल्क नहीं है ना, वो 20 to 25% है। पूछा बल्क है, आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, 2010 में आया था,
क्या ट्रू है आरबीसी इन ह्यूमंस के बारे में? इनमें 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जी हाँ, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। ये 99.5% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं? नहीं, 97। हम पढ़ते हैं 97% बेटा, है ना। तो वैसे आंसर तो आ गया, बट आप सारे ऑप्शंस देख लो। 80% ऑक्सीजन को लेके जाते हैं? नहीं बेटा, ठीक है, नहीं। कितना? अभी फिर से मैं बता रही हूँ, 97%। और डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कितनी जाती है? सिर्फ 3%। तो गलत डेटा लिखा हुआ है। ये CO2 को कैरी ही नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। आंसर होगा ए। देखो सेम चीज, सिर्फ पहले फेवरेबल वाले क्वेश्चन आ रहे थे सारे, अब इससे रिलेटेड आ रहे। 1 2 3 उसी चीज से रिलेटेड, 4 उसी चीज से रिलेटेड। 5वां क्वेश्चन देखो, हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय ब्लड हैपेंस। तो दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में WBC और प्लेटलेट्स का तो कोई लेना देना नहीं है, या RBC चाहिए या डिसॉल्व फॉर्म ब्लड प्लाज्मा में। देखा जाए तो ये भी उसी चीज से एसोसिएटेड है, जो इतनी देर से आप देख रहे हैं, उसी चीज से ये भी एसोसिएटेड है। 5th क्वेश्चन भी सेम था। फिर कह रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे आरबीसी इन ह्यूमन का क्या होता है? नंबर बढ़ता है। ये आप इस चैप्टर में भी पढ़ते हो, ये आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जहां फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ते हो वहां पर भी आता है। देखो जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो, वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इनफ ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो लेकिन बॉडी को तो चाहिए ना ऑक्सीजन, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ाए जाते हैं, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को रिड्यूस करवाया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़े और टिश्यूज को मिले। तो ये थोड़ा सा अटपटा होता है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। बाकी सारी चीजें तो उन्हें समझ में आ जाती हैं कि ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, लेकिन उसकी एफिनिटी कम होती है। ये उस चैप्टर में भी पूछा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, although much CO2 is carried in blood yet blood does not become acidic। इतना CO2 जाता है ब्लड में 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, और आपको पता है वही एक मेन रीजन है कि इतना CO2 होने के बावजूद एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम काम कर रहा है ब्लड में। उसका काम है कि H+ की कंसेंट्रेशन शिफ्ट इस तरीके से वो करता रहेगा कि ज्यादा CO2 की वजह से एसिडिटी ना हो। ठीक है, क्या इसलिए एसिडिटी नहीं हो रही क्योंकि ब्लड में जितना CO2 आ रहा है वो टिश्यू में डिफ्यूज भी हो रहा है और हम उसे एक्यूमुलेट नहीं करने दे रहे? नहीं बेटा, ये तो प्रॉपर एक्सचेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। बफर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे हो जाता है, बफर का सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे हो जाता है। बाइकार्बोनेट बफर आपके ब्लड में काम करता है और वो एसिडिटी को बढ़ने नहीं देता। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। इसमें WBC का कुछ लेना देना नहीं है, सोडियम कार्बोनेट का भी कुछ लेना देना नहीं है। आंसर होगा बी। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ, मोस्टली किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट। बेटा आई थिंक अब तो ये 7th क्वेश्चन हो गया, सेम चीज रिपीट होते हुए। एक बात देखो, अभी तक इस पूरे टॉपिक में या तो फेवरेबल कंडीशंस या फिर किस फॉर्म में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और ये 5th 6th क्वेश्चन उसी पे था। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस पे बाय व्हाट जाता है? अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्लाज्मा और आरबीसी। वो प्लाज्मा की फॉर्म में डिसॉल्व भी जा सकता है, वो प्लाज्मा और आरबीसी में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी जा सकता है, और वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी जा सकता है। आंसर क्या होगा? ए। ये 1993 में पूछा हुआ था और ये सेम क्वेश्चन हमने रिपीट होते देखा है। मैं आपको अभी दोबारा दिखा देती हूँ, आपको लगेगा कब आया था, कहाँ आया था। ये देखो, आरबीसी एंड प्लाज्मा, यहाँ आरबीसी एंड प्लाज्मा लिखा है और इस क्वेश्चन में बस प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट लिखा है। सेम चीज पूछने का अलग तरीका, इसीलिए कहते हैं PYQ रिपीट होता है। अगला टॉपिक देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें मैं अगर आपको एनसीईआरटी बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी लिखती है, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि इस पूरे रेगुलेशन में ऑक्सीजन का रोल बहुत इनसिग्निफिकेंट है। देखो, या तो मेडुला में सेंटर है नॉर्मल रेस्पिरेशन का, या पोन्स में न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है जो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम करता है। अगर रिसेप्टर है मेरी बॉडी में तो एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है मेडुला के पास, और एक ये एओर्टिक और कैरोटिड आर्टरी, और दोनों का ही जो रिसेप्टर है वो CO2 को पकड़ता है। बॉडी में ब्लड में CO2 बढ़ने लगता है, उसको पता चल जाता है, वो ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है। ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, यही लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में, जो कि क्या है? रेगुलेशन। अब आप क्वेश्चन देख लो, अगर आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करोगे, ठीक है, तो कौन सा गैस एक्सचेंज ब्लड में आपको अर्ज देगा ब्रीदिंग करने का? अगर आप सांस रोक के चल रहे हो बेटा, तो CO2 बढ़ेगी ना, CO2 बढ़ेगी, क्योंकि टिश्यू यूज अप करके CO2 बढ़ा रहा है, और वो CO2 का बढ़ना आपको आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा कि ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ। CO2 कम नहीं हो रहा, CO2 कम नहीं हो रहा, CO2 बढ़ रहा है। ऑक्सीजन कम जरूर हो रहा है, पर ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है, वो ब्रीदिंग को रेगुलेट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन ब्रीदिंग को रेगुलेट नहीं कर सकता, इसीलिए आंसर आपके पास क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेस्पिरेटरी सेंटर जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में 3 रीजन आते हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियक और गैस्ट्रिक। इन तीनों का नॉर्मल रेगुलेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है। आंसर होगा बी। 1999 में क्वेश्चन आया था। तो 2-3 क्वेश्चन आपने देखे, बाकी क्वेश्चन डिसऑर्डर से ज्यादा आए हुए। 2019 में डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया था। डिसऑर्डर में भी बेटा मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ, 2 ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, या तो अस्थमा जिसे एजमा कहते हैं,
एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन एजमा है या एम्फाइसीमा। अस्थमा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ब्रोंकायोल्स इन्फ्लेमेशन करेंगे और सीटी जैसी आवाज आएगी, सांस लेने में वीजिंग साउंड। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, उसमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है तो रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन देखो, एयर में एलर्जन बढ़े, पॉल्यूटेंट्स बढ़े, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ जिसमें वीजिंग वाली साउंड आई, मतलब अस्थमा की बात कर रहे हैं। और अस्थमा में क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट सिंपल। ऐसे आंसर तक पहुंचना। आगे देखिए 2018 का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है लंग्स की कंडीशन को अस्थमा और एम्फाइसीमा में। अस्थमा में ब्रोंकायोल्स का नंबर बढ़ेगा, नहीं, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकायोल्स में और सरफेस एरिया डिक्रीज होता है एम्फाइसीमा में, क्योंकि उसमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आप ऐसे ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो जहां पर आप ऐसी चीज इनहेल कर रहे हो जिससे फाइब्रोसिस हो रहा है, तो वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है। इसका एग्जांपल आएगा सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट, सिलिका इंडस्ट्री में, वो एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये अलग डिसऑर्डर से बच्चे, और एम्फाइसीमा तो आप देख ही रहे हो कि वो प्रॉपर्ली अलग है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी होगा। एंथ्रेसिस और बॉटुलिज्म वैसे आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते हो बेटा, ये दोनों बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है, सिलिकोसिस है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नीम दी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। अभी मैंने आपको बताया कीवर्ड बार बार पूछा जाएगा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा। 2016 में ये क्वेश्चन आपके पास आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थमा जिसे एजमा कह रहे हैं, मे बी एट्रीब्यूटेड टू, क्या इसमें ट्रैकिया का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्या इसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है लंग्स में, क्या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या कोई एलर्जिक रिएक्शन है मास्ट सेल। तो है तो बेटा ये एलर्जिक रिएक्शन ही है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन ही जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जा रही है ना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है, तभी तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ब्लड एनालिसिस करें अगर एक पेशेंट का, तो उसमें मुझे क्या रिवील हुआ है, बहुत अनयूजुअली हाई क्वांटिटी का मुझे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कंटेंट मिल रहा है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा कार्ब अमीनो नहीं बोला, कार्बोक्सी बोला, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी हुई है हीमोग्लोबिन के साथ। आपको क्या कंक्लूजन इसमें से सबसे ज्यादा लाइकली लग रहा है जो कि करेक्ट होगा, उस पेशेंट ने पोल्यूटेड एयर को इनहेल किया है जिसमें बहुत ज्यादा अनयूजुअली हाई कंटेंट का क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये वर्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की भी बात करो तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन से, तभी ये नाम आता है। CO2 जुड़ता है तो कार्ब अमीनो कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2004 का ही अगला क्वेश्चन, CO2 की कंसेंट्रेशन ब्लड में अगर बढ़ती है ना, तो ब्रीदिंग क्या होगा, फिर हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, ब्लड में CO2 ज्यादा होगा तो वो कैच होगा, रिसेप्टर उसको कैच करेंगे, हमारे ब्रीदिंग के रेट को फास्टर बनाएंगे, तो स्लो नहीं होगा। स्लो वाले सारे ऑप्शंस आप हटा दो, अफेक्ट नहीं है ऐसा भी नहीं है, फास्टर हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन जिसके साथ हम एंट्री ले रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, पीवाईक्यू हमने सारे कर लिए लास्ट 30 इयर्स के जितने भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जाम्पलर के, उन्हें भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं कॉकरोच की भी बात करूं जो आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे आपके पास स्पाइरिकल्स है ना, 10 पेयर आप जिनको कहते हो। यहाँ ट्रैकिया आया, ट्रैकिया से सीधा डिफ्यूजन से सेल में ऑक्सीजन गया या CO2 का एक्सचेंज हुआ, बीच में ब्लड नहीं इन्वॉल्व हो रहा, ये डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स हैं वो सीधा एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन CO2 का एकदम डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। जो ट्रैकियल ट्यूब या कोई भी ट्यूब है डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, बीच में ब्लड का आना आदान प्रदान नहीं है। विद या विदाउट सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड नहीं है बेटा। ठीक है, डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड नहीं, डायरेक्टली विद द ट्यूब। ऐसा नहीं है कि ये वाला सेल यहाँ से एक्सचेंज ले रहा है, नहीं, वो अपनी ट्यूब से डायरेक्ट एक्सचेंज ले रहा है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए, उसमें ब्लड का कोई भी लेना देना नहीं है। हीमोसील, सिलोमिक फ्लूइड नहीं होगा ये सारी चीजें, इसलिए ये आंसर्स नहीं है, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको रॉन्ग एंट्री बतानी है। एयर को ह्यूमिडिफाई करना, वार्म अप करना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज भी करता है, क्लीन नहीं करता बेटा। हालांकि एनसीईआरटी लिखती है कंडक्टिंग पाथवे के लिए कि वार्म अप करना, ठीक है, गेट रिड ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, वो प्रॉपर उसको क्लीन नहीं कर रही है कि पोल्यूशन हटा देगी, नहीं,
कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल है तो थोड़ा सिलिएटेड एपिथेलियम में वो रोक देगा, उतना जरूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि पॉल्यूटेड एयर क्लीन हो जाएगी, क्लीन अप करना इसका काम नहीं होता। और इन्होंने सिर्फ कंडक्टिंग पाथवे की तो बात की नहीं, तो अगर मैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो एक्सचेंज तो होता है। अगर यहाँ लिखा होता कि रूम टेम्परेचर पे ला रहा है तो उसको भी हम सही मान लेते, पर प्रॉपर क्लीनिंग अप नहीं है, तो वो लीस्ट करेक्ट होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। अ पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन द चेस्ट कैविटी। बेटा चेस्ट कैविटी में अगर पंक्चर हो गया ना तो ब्रीदिंग अफेक्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग सेसेशन मतलब रुक ही जाएगी, क्योंकि आप इस चेस्ट कैविटी से ही इस तरीके से आपका लंग एसोसिएटेड है थोरैसिक कैविटी में कि इसका वॉल्यूम चेंज होता है तो आपका इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होता है, जिसकी वजह से आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हो। आपने वहीं पंक्चर कर दिया तो आप इंटरनल वॉल्यूम चेंज कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करोगे कैसे? आप ये चीजें परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे और ब्रीदिंग में क्या हो जाएगा? सेसेशन। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रिड्यूस होगा। देखो सीधी सी बात, अगर इफेक्ट है तो यही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी तो बहुत ही ज्यादा होती है बेटा हीमोग्लोबिन के साथ, वो जुड़ने लग गया तो फिर ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा? और इसीलिए तो अफेक्ट होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस करेगा, इनफ ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो एनिमल्स को हो जाएगी दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। दो चीजें मैं सर्कल कर रही हूँ, एक तो ट्रू, दूसरा नॉर्मल। इंस्पिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, नहीं। एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इंस्पिरेशन एक्टिव है बेटा, ठीक है। दोनों एक्टिव नहीं होते, दोनों पैसिव नहीं होते, इंस्पिरेशन एक्टिव होता है और एक्सपिरेशन पैसिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, एक पर्सन ब्रीथ कर रहा है, ब्रीथ इन कर रहा है मतलब इनहेलेशन कर रहा है, सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कौन सी क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी एयर की? वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में तो रेसिजुअल वॉल्यूम है जिसकी बात इन्होंने करी है। टाइडल में नॉर्मल होता है, फोर्सफुल कुछ होता ही नहीं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप जितना फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर पाओ वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन में तो आपने ईआरवी भी निकाल दिया बाहर और अब आप सब कुछ वापस अंदर लेकर आ रहे हो, तो ईआरवी, टीवी, आईआरवी तीनों आएंगे। किसकी बात करें? वाइटल कैपेसिटी की बात करें। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? सी। अगला क्वेश्चन देखो, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। इनकरेक्ट बताना है। अगर आप चाहते हो ऑक्सीजन जुड़े हीमोग्लोबिन से तो आपको PO2 चाहिए ज्यादा, PCO2 चाहिए कम, टेम्परेचर चाहिए कम और pH चाहिए ज्यादा, क्योंकि pH ज्यादा तो H+ कम, और मैंने आपको क्या कहा था? हमें H+ कम चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? pH कम, इसका मतलब H+ ज्यादा। क्या मुझे H+ ज्यादा चाहिए होता है? नहीं, H+ तो कम चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ही पूछा है, याद रखना ऑप्शन में H+ है या pH, बहुत ध्यान से देख लेना। अगर आपको ऑक्सीजन बाइंड करवाना है तो आपको H+ कम चाहिए, pH नहीं, H+ कम चाहिए, और pH और H+ में इनवर्स रिलेशन होता है, तो आंसर होगा बेटा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम? ईच टर्मिनल ब्रोंकायोल गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। यही गलत है बेटा, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल बनता है, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई नहीं बनता। एल्वियोलाई हाईली वेस्कुलराइज्ड है क्योंकि कैपिलरीज का नेटवर्क है वहां पे। लंग्स पे एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है उसका काम फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जी हाँ, जो कि सिगरेट स्मोकर्स में बहुत ज्यादा होता है, सही बात है। इस केस में हो क्या रहा है? जो सरफेस एरिया एक्सचेंज का वो रिड्यूस हो जा रहा है क्योंकि एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जा रही है, तो आंसर क्या होगा? बी। सीधी सीधी बात है, रिपीटेड सा क्वेश्चन है, एल्वियोलाई वॉल गेट्स डैमेज। इन्फ्लेमेशन किस में होता है? अस्थमा में होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द ब्रेन, वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर्स रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन। ये काम न्यूमेटॉक्सिक सेंटर का है। मेड्युलरी एकदम नॉर्मल सेंटर है जिसका काम नॉर्मल ब्रीदिंग रेगुलेट करना होता है। न्यूमेटॉक्सिक सेंटर जो कि पोन्स में है वो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करने का काम करता है, ये इसी का फंक्शन है बेटा। कीमोसेंसिटिव सेंटर जो है जैसे CO2 बढ़ने लगता है वो उसको पहचान के ब्रीदिंग रेट बढ़ाने का काम कर रहा होता है ताकि CO2 कम और ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाए। एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में आपको एनसीईआरटी बताती नहीं है, एपन्यूस्टिक सेंटर बेटा नहीं है एनसीईआरटी में, फिर भी मैं आपको बता दूं ये भी कॉर्डल रीजन ऑफ पॉन्स में ही मिलता है जैसे कि न्यूमेटॉक्सिक सेंटर बढ़ता है मिलता है, और ये डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन कह लो या ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। गहरा इनहेलेशन होगा, डेप्थ बढ़ेगी
और उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं। डिक्रीज करने का काम न्यूमेटॉक्सिक का है, इंक्रीज करने का काम एपनियोस्टिक का है। आई होप आपको एक नई और चीज यहाँ पर पता लगी हो। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, मुझे CO2 को डिसोसिएट करना है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, है ना। एक्चुअली इनको यहाँ लिखना चाहिए था, हीमोग्लोबिन को लिख दिया उन्होंने। तो अगर मुझे उसको डिसोसिएट करना है मतलब CO2 कम है, CO2 हाई तो नहीं है, डिसोसिएट तो वो तभी करेगा। O2 हाई है उस दौरान और CO2 कम है, तब ऐसा हो सकता है। सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ब्रीदिंग मूवमेंट में एयर वॉल्यूम आप किससे एस्टिमेट करते हो? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बेटा, स्पायरोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? स्पायरोमीटर से करते हैं। स्टेथोस्कोप से तो आप हार्ट बीट देखते हो, स्विग्मोमैनोमीटर से आप बीपी देखते हो, और हाइग्रोमीटर एयर की ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है। ठीक है बेटा, जिसमें से स्टेथोस्कोप आपके एनसीईआरटी में है, ये है, ये है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब पूरा इंस्पायर करने की कितनी कैपेसिटी, उसमें टाइडल वॉल्यूम और रेसिजुअल वॉल्यूम आती है? नहीं, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आती है। ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो 1 बच्चे इनकरेक्ट है ना, करेक्ट तो नहीं है। फिर कह रहे हैं वाइटल कैपेसिटी में हमें पता है सब आता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, तीनों आते हैं, है ना। तो ये करेक्ट है। तो देखो आंसर तो मेरे पास आ गया, पर हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं। रेसिजुअल वॉल्यूम में जो वाइटल कैपेसिटी है, जिसमें IRV, ERV, TV तीनों हैं, उसमें से अगर मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हटा दूं तो क्या रेसिजुअल वॉल्यूम आएगा? नहीं। पहली बात, वाइटल कैपेसिटी में रिजर्व वॉल्यूम या रेसिजुअल वॉल्यूम था ही नहीं जो इसके अंदर आ पाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर माइनस कर दे तो आ जाएगा हाँ, क्योंकि टाइडल प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, तो वो ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो बेटा, एक सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में रिपीट होते हैं। कितना CO2 किस वे में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितना O2 किस वे में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सैचुरेशन की फेवरेबल कंडीशंस बताओ, अनफेवरेबल कंडीशंस बताओ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कितना था, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होता है। ये 4 ही तरीके के क्वेश्चन मैंने पूरे PYQ में रिपीट होते देखे, आपके सामने मैंने सारे PYQ सॉल्व किए। तो यही वो मेन एरियाज है जहां से आपको नीट में क्वेश्चन मिल सकता है। तो यही फायदा होता है PYQ करने का, ऐसा आउटपुट निकालना होता है। फिर देखो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में राइट शिफ्ट कब आएगा? अब ये ऐसा कर्व है आपके पास, राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा आपको देना पड़ेगा। मतलब देखो, हम 2 तरीके से इसको निकालते हैं कि सैचुरेशन के लिए 50% सैचुरेशन के लिए या 100% सैचुरेशन के लिए कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अगर बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे इतना ज्यादा सैचुरेशन आ रहा है, मतलब एफिनिटी बहुत ज्यादा है। अगर वही 100% तक पहुंचने के लिए इतना ज्यादा सैचुरेशन लेना, इतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, मतलब एफिनिटी कम है। तो राइट शिफ्ट हो रहा है तो कम जुड़ पा रहा है। राइट शिफ्ट होने का मतलब मुश्किल से जुड़ पा रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, एफिनिटी कम हो रखी है, मुश्किल से जुड़ रहा है। मुश्किल से जुड़ने का मतलब वहां पर पक्का PO2 कम हो रखा है। हाई होगा? नहीं। क्या CO2 ज्यादा हो रखा होगा? ये हो सकता है कि वहां पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा हो रखा है, इसलिए ऑक्सीजन जुड़ नहीं पा रहा, सैचुरेट नहीं कर पा रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। वहां पे CO2 कम होता तो ये दिक्कत नहीं होती, H+ कम होता तो ये दिक्कत नहीं होती, वहां पे पक्का PO2 कम हो रहा है और CO2 ज्यादा हो रहा है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग है। अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है? अपनी स्किन से बच्चे, अपनी स्किन से। 1 1 1 ये ऑप्शन नहीं होगा। इंसेक्ट ट्रैकिया से, तो 4 2 ऑप्शन में दे रखा है, इसको हटा देते हैं। फिश अपनी गिल से, तो 2 है ना, तो 2 तो दोनों ऑप्शंस में ही दे रखा है। यार ये तो सेम ऑप्शंस हो गए, दोनों तो एग्जैक्टली सेम ऑप्शंस हो गए। फिशेस के पास गिल्स होती हैं, दैट इज 2, और बर्ड्स के पास लंग्स होते हैं, दैट इज 3। खैर आपको आंसर मिल गया ना, अपने ऐसा करते हैं, अपने मार्क कर देते हैं। देखो दोनों ही ऑप्शन सेम है, बट खैर आपको पता चल गया। आई होप यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। फिलहाल आंसर मैं क्या मार्क कर दे रही हूँ? डी। आपको मैचिंग समझ में आ गई है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इसके साथ हमने खत्म कर लिया पूरा चैप्टर PYQ एंड एग्जाम्पलर। आई होप आपको हेल्प हुई हो, आपको पता चला हो कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और बहुत डेप्थ में ह्यूमन फिजियो नहीं भी आती तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ के भी नीट लेवल आप आराम से निकाल लें। अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड आई विल सी यू सून।